नमस्कार प्यारे दोस्तों। किसी ने क्या खूब कहा है, घर की नींद के पत्थर कभी सुर्खियां नहीं बटोरते, वो बस चुपचाप पूरे मकान का बोझ सह लेते हैं। हम चमकती दीवारों और आलीशान छतों की तारीफों में इतने खो जाते हैं कि उन पत्थरों को भूल जाते हैं जो अंधेरे और मिट्टी में दबे रहकर पूरे वजूद को थामे हुए हैं। हमारे जीवन में भी कुछ लोग ऐसे ही होते हैं, चाहे वो हमारे माता पिता हों, बड़े बुजुर्ग हों या वो निस्वार्थ मित्र जो खुद को गुमनाम रखकर हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाते हैं। याद रखिएगा, शिखर की चमक नींद की मजबूती की ही कर्जदार होती है। एक ही आंगन में पलने वाले भाई बहनों की मंजिलें अलग हो जाती हैं। कोई अपने सपनों के पीछे भागता है तो कोई परिवार के सपनों को टूटने से बचाने के लिए खुद को रोक लेता है। आज की कहानी एक ऐसे ही मध्यम वर्गीय परिवार की है, जहां सादगी के पीछे एक मौन संघर्ष छिपा है। यह कहानी हमें सिखाएगी कि रिश्तों का बोझ उठाते हुए अपनी भावनाओं की कदर करना कितना जरूरी है। शहर का वो पुराना इलाका, जहां संकरी गलियों में आज भी बच्चों का शोर और बचपन की खुशबू जिंदा थी, जहां की बालकनियों से छनकर आती सुबह की चाय की महक पड़ोसियों के रिश्तों को गर्माहट देती थी। उसी पुराने मोहल्ले की दूसरी मंजिल पर एक छोटा सा आशियाना था, महेश काका का घर। साधारण सा दिखने वाला यह घर अनुशासन और सादगी की जीती जागती मिसाल था। महेश काका, जो पेशे से एक सरकारी क्लर्क थे, उन्होंने अपना पूरा जीवन बस एक ही आदर्श पर जिया कि घर की शान उसकी चमक में नहीं, उसके संस्कारों में होती है। जिम्मेदारियां अक्सर उम्र से पहले बड़ा बना देती हैं, वरना खिलखिलाना किसे पसंद नहीं होता। महेश काका की आय सीमित थी और संसाधन कम, लेकिन उस घर की दीवारें ईमानदारी और उसूलों से मजबूत थीं। जब सुबह की पहली किरण पुराने पर्दों की झिर्रियों से छनकर कमरों में दाखिल होती, तो घर का कोना कोना एक नई ऊर्जा से महक उठता था। रसोई से उठती चाय की सोंधी खुशबू और बर्तनों की धीमी खनक इस घर की धड़कन थी। पुष्पा जी, जो घर की व्यवस्था की धुरी थीं, अक्सर अपनी आवाज से घर को जीवित रखती थीं। उस सुबह भी अपने बालों को संवारते हुए उन्होंने आवाज लगाई, शिवानी, चाय चढ़ाई या नहीं? देर हो रही है। उनकी आवाज में एक हल्की सी झुंझलाहट जरूर थी, पर उसमें एक माँ की ममता और फिक्र भी घुली थी। भीतर से एक शांत और सधी हुई आवाज आई, बस 2 मिनट माँ, चाय हो ही गई है। यह आवाज थी शिवानी की। शिवानी, जिसका व्यक्तित्व उसके सादे पहनावे की तरह ही गहरा और गंभीर था। गेहुआ रंग, औसत कद और आंखों में एक ऐसी समझदारी जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल था। उसके माथे पर पड़ी बारीक लकीरें गवाही देती थीं कि उसने बचपन से ही खेल खिलौनों से ज्यादा घर की जिम्मेदारियों को अहमियत दी थी। पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद शिवानी अब पास के ही एक विद्यालय में शिक्षिका थी, लेकिन उसका जीवन केवल ब्लैक बोर्ड और किताबों तक सीमित नहीं था। वह तो उस घर की वो अदृश्य कड़ी थी जिसने सबको आपस में जोड़ रखा था। एक ही डाल के 2 फूल, पर तकदीर जुदा जुदा। एक ने खुशबू बिखेरी और दूसरे ने कांटों से नाता जोड़ लिया। शिवानी के हर फैसले में घर की चिंता और भविष्य की फिक्र झलकती थी। घर की सबसे बड़ी संतान होने के नाते उसके कंधों पर न सिर्फ अपनी जिम्मेदारी थी, बल्कि अपने छोटे भाई बहन के कल को संवारने का भार भी था। वहीं घर की दूसरी बेटी थी मिताली। मोहल्ले भर में मिताली की चर्चा उसके रूप और चंचलता के लिए होती थी। साफ रंग, लहराते बाल और बातों में ऐसी मिठास, मानो माँ पुष्पा जी का यौवन दोबारा लौट आया हो। मिताली एम.कॉम की पढ़ाई के साथ साथ एक प्राइवेट दफ्तर में काम करती थी। उसके सपने ऊंचे थे और अपनी मंजिल को लेकर उसकी सोच बिल्कुल साफ थी। वह इस पुराने मोहल्ले से निकलकर खुली हवा में सांस लेना चाहती थी। और इन सबके बीच था घर का सबसे छोटा और दुलारा बेटा नितिन।
स्कूल जाने वाला वो शरारती बच्चा जिसकी पूरी दुनिया अपनी दोनों बहनों के इर्द गिर्द सिमटी हुई थी। उस सुबह का माहौल कुछ अलग था। जब शिवानी चाय की ट्रे लेकर बैठक में आई तो उसने देखा कि पिताजी अखबार के पन्नों में खुद को छिपाए हुए थे, पर उनका ध्यान कहीं और था। माँ पुष्पा जी खामोश थीं और उनकी खामोशी में एक बेचैनी थी। जैसे ही शिवानी ने मेज पर चाय का प्याला रखा, पुष्पा जी ने एक गहरी और भारी सांस ली। उन्होंने शिवानी की ओर देखे बिना बस इतना कहा, अब कुछ तो करना ही होगा। आखिर कब तक ऐसे चलेगा? उनकी उस एक लाइन ने घर की हवा में एक अनजाना डर और सस्पेंस घोल दिया था। घर को संवारने वाली उंगलियां अक्सर थक जाती हैं, पर दुनिया की नजरें सिर्फ चमकते हुए चेहरों पर ठहरती हैं। पुष्पा जी के शब्दों में एक भारीपन था। बड़ी बेटी अब उम्र के उस पड़ाव पर है जहां लोग सवाल करने लगते हैं। मोहल्ले की बातें और रिश्तेदारों के ताने अब सहा नहीं जाते। महेश काका ने धीरे से अपना अखबार समेटा और एक गहरी चिंता के साथ बोले, मैं भी इसी उलझन में था। सोच रहा हूँ अगले महीने जब दफ्तर में काम का बोझ कम हो जाएगा तो गांव जाकर कोई सुयोग्य रिश्ता ढूंढूंगा। इस बार शिवानी के हाथ पीले करने ही होंगे। शिवानी ने सब सुना, पर उसके चेहरे पर न कोई हलचल हुई, न कोई विरोध। वह इन चर्चाओं की जैसे आदी हो चुकी थी। उसे पता था कि माता पिता की चिंता अपनी जगह सही है, लेकिन क्या कभी कोई उसके मन के भीतर झांक कर देखेगा? क्या किसी को उसके उन सपनों की फिक्र है जो उसने घर की चौखट के अंदर ही दफन कर दिए थे? तभी नीचे से कार की हॉर्न की आवाज आई। मिताली, जो अपने ऑफिस जाने के लिए पूरी तरह सज-धज कर तैयार थी, मुस्कुराते हुए कमरे में दाखिल हुई। दीदी, जल्दी कीजिए, आज मैं आपको स्कूल तक छोड़ दूंगी। शिवानी ने जवाब में बस एक फीकी मुस्कान दी, पर उसके मन के किसी कोने में एक चुभन सी उठी। एक ही छत, एक ही परवरिश, फिर ये किस्मतें इतनी जुदा क्यों? जैसे जैसे सूरज की तपिश बढ़ रही थी, घर के भीतर शिवानी की भावनाओं का दर्द भी गहराता जा रहा था। इस घर की हर सुबह एक जैसी ही तो थी। रसोई में पुष्पा जी की व्यस्तता, छोटे भाई नितिन की स्कूल जाने की अफरातफरी, और इन सब के बीच एक चट्टान की तरह खड़ी शिवानी, जो बिना किसी शिकायत के हर जिम्मेदारी को अपने कंधों पर उठाए जा रही थी। लेकिन किस्मत देखिए, जब भी घर में कोई मेहमान आता या कोई प्रशंसा की बात होती तो सबकी निगाहें अपने आप मिताली पर जाकर टिक जाती थीं। घर को महकाने वाली, झाड़ू पोछा से लेकर नाश्ते तक माँ का हाथ बंटाने वाली शिवानी जैसे उस घर की अदृश्य शक्ति बन गई थी, जिसकी मौजूदगी सबको चाहिए थी, पर जिसकी अहमियत किसी को नजर नहीं आती थी। चेहरे की चमक तो सबको दिखाई देती है, पर कोई उस दिल को नहीं पढ़ता जो दूसरों की खुशी के लिए खुद को घिस देता है। एक तरफ शिवानी सुबह से घर के कामों में जुटी थी, तो दूसरी तरफ मिताली सुबह के 9 बजे तक बेफिक्र सो रही थी। जब वह उठी तो पुष्पा जी के चेहरे पर झुंझलाहट नहीं, बल्कि ममतामयी मुस्कान थी। उन्होंने लाड़ से कहा, उठ गई मेरी रानी बिटिया। मिताली ने अंगड़ाई लेते हुए जवाब दिया, मम्मी, आज रविवार है और कल दफ्तर के काम की वजह से बहुत देर हो गई थी। पुष्पा जी का दिल अपनी शेरनी बेटी की मेहनत देखकर पसीज गया। उन्होंने तुरंत गरम-गरम आलू के पराठे परोसने का आदेश दिया। शिवानी ने बिना कुछ कहे चुपचाप थाली सजाई और अपनी बहन के सामने रख दी। मिताली ने स्वाद लेकर कहा, दीदी, आपके हाथ के पराठे लाजवाब हैं। शिवानी ने बस इतना ही कहा, मम्मी ने बनाए हैं, और वह बर्तन समेटने के लिए मुड़ गई। तभी मोहल्ले की मालती चाची अपनी बेटी के साथ दाखिल हुई। मालती चाची, जिनके पास मोहल्ले की हर खबर और हर ताना तैयार रहता था। उन्होंने चाय की चुस्की लेते हुए कहा, पुष्पा बहन, सुना है शर्मा जी की बेटी का रिश्ता तय हो गया। अपनी शिवानी के लिए कुछ सोचा? इतनी पढ़ी लिखी है,
अब तो हाथ पीले कर ही देने चाहिए। पुष्पा जी ने बस एक फीकी आह भरी, पर मालती चाची यहीं नहीं रुकी। उन्होंने पहले शिवानी को देखा और फिर मिताली की ओर इशारा करते हुए बोली, बुरा मत मानना बहन, पर छोटी बेटी तो बिल्कुल परी जैसी लगती है। देखकर यकीन नहीं होता कि दोनों सगी बहनें हैं। ये शब्द शिवानी के कानों में पिघले हुए शीशे की तरह उतरे। हाथ से बर्तन साफ करते हुए पानी छलक गया, मानो उसके सब्र का बांध टूट रहा हो। मन की दरारों से एक आंसू बह निकला, जिसे उसने तुरंत पोंछ लिया और एक झूठी मुस्कान ओढ़कर रसोई में लौट गई। वह इन कड़वी बातों की बचपन से आदी थी, पर हर बार ये उसे नया जख्म दे जाती थीं। पुष्पा जी को अपनी सुंदर बेटी पर गर्व था, वहीं महेश काका शिवानी की समझदारी की कदर करते थे, पर उन्होंने कभी इसे शब्दों में बयान नहीं किया। उस रात जब पूरा घर गहरी नींद में था, शिवानी अपनी खिड़की पर बैठी चांद की खामोशी को निहार रही थी। तभी मिताली उसके पास आई और उसकी गोद में सिर रखकर बोली, दीदी एक बात कहूँ, मुझे कभी कभी लगता है कि मम्मी आपको और आपकी अहमियत को समझती ही नहीं है। सच्चा सौंदर्य चेहरे में नहीं, चरित्र में होता है, और अक्सर चमकते सितारों के पीछे एक शांत चांद का हाथ होता है। मिताली की आवाज में एक अजब सी कसक थी। दीदी, आप इस घर के लिए इतना कुछ करती हैं, फिर भी माँ की सारी चिंताएं और सारा लाड सिर्फ मेरे हिस्से क्यों आता है? शिवानी ने अपनी छोटी बहन की ओर देखा। आंखों के कोरों में हल्की सी नमी जरूर थी, पर उसकी आवाज में वही चिरपरिचित ठहराव था। उसने बड़ी सहजता से कहा, माँ को जो अच्छा लगता है वो वही जताती हैं। इसमें तेरा कोई दोष नहीं है। तू सुंदर है, होशियार है और तुझ में एक गजब का आत्मविश्वास है। मैं शायद तेरे जैसी नहीं हूँ। मिताली को अपनी दीदी की इस सादगी पर गर्व भी हुआ और थोड़ी शर्मिंदगी भी। उसने शिवानी का हाथ थामकर कहा, दीदी, सच तो यह है कि मैं आपके जैसी बनना चाहती हूँ। आप जितनी धैर्यवान और मजबूत हैं, अगर उतनी मैं होती तो पता नहीं क्या हासिल कर लेती। शिवानी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान तैर गई, जो है जैसा है सब ठीक है। बस अब माँ बाप को मेरी शादी की फिक्र सता रही है। रिश्ते आते हैं पर बात नहीं बनती। शायद मेरी तकदीर ने कुछ और ही तय कर रखा है। उसने खिड़की के बाहर देखा, जहां चांद धीरे धीरे बादलों की ओट में छिप रहा था, मानो वह भी शिवानी के मन के गहरे राज अपने भीतर समेट लेना चाहता हो। जनवरी का मौसम और कोहरे भरी सुबह ने दस्तक दी, लेकिन महेश काका की दिनचर्या में कोई आलस नहीं था। दफ्तर के लिए तैयार होते वक्त भी उनके जहन में बस एक ही ख्याल था, शिवानी के लिए एक योग्य वर। उस दिन जब वह अपने दफ्तर से लौट रहे थे, तो बस स्टैंड की भीड़ में उन्हें एक जाना पहचाना चेहरा नजर आया। उनके पुराने मित्र योगेश जी। वर्षों पहले दोनों ने एक साथ काम किया था, लेकिन अब योगेश जी कानपुर में अपने बेटे के पास रहते थे। महेश काका ने उत्साह से कहा, अरे योगेश जी, आप यहाँ? इतने सालों बाद आपके दर्शन हो रहे हैं। योगेश जी ने मुस्कुराकर गले लगाया और बोले, क्या करे भाई साहब, अब तो बेटा ही हमारी दुनिया है। वो डॉक्टर बन गया है कानपुर में, अब उसी के पास रहता हूँ। डॉक्टर शब्द सुनते ही महेश काका के कानों में जैसे उम्मीद की कोई मधुर घंटी बज उठी। उन्होंने उत्सुकता से पूछा, डॉक्टर, आपका बेटा कानपुर के बड़े अस्पताल में है? रिश्ते चेहरों से नहीं, स्वभाव से निभते हैं, क्योंकि वक्त बीतने पर रूप ढल जाता है, पर संस्कार याद रहते हैं। योगेश जी के शब्दों में गर्व साफ झलक रहा था। मेरा बेटा चेतन जितना बड़ा डॉक्टर है, उतना ही सरल और शांत स्वभाव का है।
हमें अपने घर के लिए ऐसी बहू चाहिए जो परिवार की मर्यादा समझे, दिखावे से दूर रहे। महेश काका को लगा मानो ईश्वर ने उनकी प्रार्थना सुन ली हो। उन्होंने झिझकते हुए कहा, योगेश जी, मेरी बड़ी बेटी शिवानी भी बिल्कुल ऐसी ही है। शांत, पढ़ी लिखी और संस्कारों में ढली हुई। वह एक स्कूल में शिक्षिका है। योगेश जी ने दिलचस्पी दिखाते हुए कहा, आजकल ऐसी लड़कियां कम ही मिलती हैं। आप फोटो भेजिए, घर में बात आगे बढ़ाते हैं। उस शाम जब महेश काका घर लौटे तो उनके कदमों में एक नई स्फूर्ति थी। पुष्पा जी ने भांप लिया और पूछा, आज बड़े खुश दिख रहे हैं। महेश काका ने जब योगेश जी के डॉक्टर बेटे का जिक्र किया तो पुष्पा जी की आंखों में चमक आ गई। डॉक्टर दामाद, अगर यह रिश्ता जुड़ गया तो शिवानी के भाग्य खुल जाएंगे। पास बैठी शिवानी खामोशी से सब सुन रही थी। वह सोच रही थी कि क्या एक अच्छे घर और ऊंचे ओहदे से ही सुख की गारंटी मिल जाती है। अगले 2 दिनों में कागजी औपचारिकताएं पूरी हो गईं। दीपक की भी एक ही शर्त थी, उसे एक ऐसी जीवन संगिनी चाहिए थी जो सीधी साधी और समझदार हो। योगेश जी ने भरोसा दिलाया कि शिवानी उसके लिए बिल्कुल सही चुनाव है। तय हुआ कि रविवार को दीपक और उसके पिता घर आएंगे। पूरे घर को सजाया गया। पुष्पा जी ने मिताली को हिदायत दी, आज तू ज्यादा सामने मत आना, आज शिवानी का दिन है। मिताली ने बड़ी बहन के प्रति प्यार दिखाते हुए कहा, फिक्र मत कीजिए मम्मी, मैं अंदर ही रहूंगी। शिवानी ने गुलाबी रंग का एक साधारण सूट पहना था। कोई बनावटी श्रृंगार नहीं, बस आंखों में एक अनकही चिंता। जब दीपक घर आया तो उसकी सादगी ने सबको प्रभावित किया। उसने शिवानी को नम्रता से प्रणाम किया और उसकी आंखों में झांका, जहां उसे सुंदरता से कहीं ज्यादा एक ठहराव नजर आया। कमरे में कुछ क्षणों की बातचीत हुई। दीपक ने बस इतना पूछा, आप स्कूल में क्या पढ़ाती हैं? शिवानी ने शर्माते हुए कहा, हिंदी। बाकी समय बड़े बुजुर्गों की चर्चा चलती रही। घर की हवा में एक भारीपन था, जैसे कोई बात अधूरी रह गई हो। जब वे विदा हुए तो पुष्पा जी के चेहरे पर उत्साह था। देखा, कितना सुलझा हुआ और हीरा जैसा लड़का है। हमारी शिवानी की तो किस्मत ही बदल गई। कभी कभी हम दूसरों की खुशी के लिए अपना मन मार लेते हैं और उसी को दुनिया संस्कार और मर्यादा का नाम दे देती है। पुष्पा जी के चेहरे पर एक अजब की राहत थी। इतना बड़ा डॉक्टर होकर भी रत्ती भर घमंड नहीं है। वाकई भगवान ने हमारी अरदास सुन ली। महेश काका ने भी हामी भरी। योगेश जी कल तक अंतिम जवाब देंगे, पर मुझे पूरा यकीन है कि रिश्ता पक्का है। शिवानी खामोशी से अपने कमरे में चली गई, जहां कुछ देर बाद पुष्पा जी उसके पीछे पहुंची। कैसा लगा दीपक? उन्होंने उत्सुकता से पूछा। शिवानी ने नीची निगाहों से कहा, ठीक है, पर मम्मी, मैं यह शादी नहीं करना चाहती। यह सुनते ही पुष्पा जी का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। क्या कह रही हो तुम? होश में तो हो? इतना काबिल लड़का, डॉक्टर दामाद, भरा पूरा परिवार, और तुम मना कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी साधारण शक्ल सूरत का अंदाजा नहीं? ऐसे मौके बार बार दरवाजा नहीं खटखटाते। शिवानी की आवाज में एक धीमी सी टीस थी। मम्मी, वो बहुत अच्छे हैं, पर मेरे लिए नहीं। मैं खुद को उनके साथ नहीं देख पा रही। पुष्पा जी ने उसे बीच में ही टोक दिया। बस अब एक शब्द भी मत कहना। अपने पिता के सामने यह राग मत छेड़ना, उनका दिल टूट जाएगा। उन्होंने बड़ी उम्मीदों से यह रिश्ता ढूंढा है। उस रात शिवानी ने अपने तकिए में मुंह छिपाकर अपने आंसुओं को बहने दिया, पर शायद विधाता ने उसके जीवन की पटकथा पहले ही लिख दी थी। दिन गुजरे और देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। शहनाइयों की गूंज, हल्दी मेहंदी की महक और मेहमानों का शोर।
सब कुछ वैसा ही था जैसा एक पारंपरिक शादी में होता है, लेकिन दुल्हन के लिबास में सजी शिवानी के चेहरे पर न तो कोई उमंग थी और न ही डर। वहां था तो बस एक मौन स्वीकार। पुष्पा जी ने शिवानी का घूंघट सही करते हुए नसीहत दी, बेटी अब तू हमारे घर की लाज है, अपनी इसी शांति से सबका दिल जीत लेना। शिवानी ने धीमे से सिर हिला दिया, पर उसके भीतर एक अनजाना डर और भविष्य की चिंता घर कर रही थी। विवाह की रस्में पूरी गरिमा के साथ संपन्न हुई। दीपक ने हर रस्म को पूरी ईमानदारी और सादगी से निभाया। उसमें कोई दिखावा नहीं था, बस एक ऐसा युवक जो अपने पिता की इज्जत और अपनी मर्यादा को बखूबी समझता था। जब विदाई की वो घड़ी आई तो पुष्पा जी का बांध टूट गया। वह शिवानी को गले लगाकर बिलख बिलख कर रोने लगी। शिवानी उन्हें अपनी उस अदृश्य शक्ति की कमी का एहसास अब हो रहा था जो पूरे घर को संभाले हुए थी। लड़की का अपना घर कौन सा है, ये सवाल आज भी अधूरा है। जहाँ जन्म लिया वो अमानत हो गया और जहाँ ब्याही गई वो जिम्मेदारी। विदाई के वक्त महेश काका की आंखों से आंसू रुक नहीं रहे थे। उन्होंने शिवानी का हाथ थामकर बस इतना कहा, बेटी हमारी सबसे बड़ी चिंता आज खत्म हो गई। तू अब उस घर की रोशनी बनना। मिताली, जो हमेशा चंचल रहती थी, पहली बार गंभीर दिखी। उसने दीदी का हाथ पकड़कर धीरे से कहा, आपके बिना यह घर घर नहीं लगेगा दीदी। शिवानी ने बस एक नजर उसे देखा, जिसमें हजारों शब्द थे पर जुबान खामोश थी। जब शिवानी ने दीपक के घर में कदम रखा तो वहां की सादगी ने उसे अचंभित कर दिया। कोई दिखावा नहीं, बस एक मर्यादा थी। ससुर योगेश जी ने आरती उतारते हुए कहा, बहू स्वागत है तुम्हारा। आज से यह मकान नहीं, तुम्हारा अपना घर है। दीपक का छोटा भाई राघव, जो इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर नौकरी शुरू कर चुका था, उसने मजाक में कहा, भाभी आज से घर की कमान आपके हाथ में है, हम तो बस आपके हुक्म के गुलाम हैं। सब मुस्कुरा दिए, पर शिवानी के चेहरे पर बस एक औपचारिक हंसी आई। रात को जब शिवानी कमरे में पहुंची तो दीपक एक किताब पढ़ रहा था। उसने किताब बंद की और बड़ी सहजता से कहा, मैं जानता हूँ शिवानी, तुम इस रिश्ते के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थी। तुम्हारी आंखें सब बयां करती हैं, पर मैं वादा करता हूँ मैं कभी ऐसा कुछ नहीं करूँगा जिससे तुम्हें अपने फैसले पर पछतावा हो। शिवानी निशब्द रह गई। फिर उसने संभल कर कहा, आप बहुत नेक इंसान हैं। शायद इसीलिए मैंने यह रिश्ता स्वीकार किया, पर कभी कभी समझ नहीं आता कि मैंने इस सफर में क्या खोया और क्या पाया। दीपक ने धीरे से जवाब दिया, कोई जल्दबाजी नहीं है। तुम जैसा चाहोगी हम वैसा ही घर बनाएंगे, बस साथ चलने की एक कोशिश करेंगे। शिवानी ने एक लंबी सांस ली, मानो बरसों का बोझ धीरे धीरे कम हो रहा हो। दिन बीतने लगे। शिवानी उस घर की धड़कन बन गई। योगेश जी के लिए सुबह की अदरक वाली चाय और अखबार की खास खबरें छांटना उसकी दिनचर्या बन गई। राघव के लिए वह भाभी कम और एक दोस्त ज्यादा थी। दीपक, जो अस्पताल की व्यस्तता में रहता, वो शिवानी की खामोश सेवा को गहराई से महसूस कर रहा था। वह हर रोज शिवानी के लिए छोटी छोटी खुशियां लाता, कभी उसकी पसंद की किताब तो कभी कोई मिठाई। शिवानी महसूस करने लगी कि जिस सपनों के राजकुमार की उसने कल्पना की थी, आदर्श का यह साथी उससे कहीं बेहतर है, जो मौन रहकर भी आदर देना जानता है। लेकिन इस बीच एक अजीब बदलाव आया। शिवानी का मन अब मायके जाने के नाम से थोड़ा संकुचित होने लगा था। उसे लगने लगा था कि वह वहां अब एक मेहमान बन चुकी है। एक दिन जब पुष्पा जी का फोन आया, बिटिया महीना बीत गया तो आई नहीं, भूल गई क्या अपनी माँ को? शिवानी कुछ पल खामोश रही, फिर भारी स्वर में बोली, नहीं मम्मी, बस यहाँ की व्यस्तता बढ़ गई है,
और अब वहां आना बस 2-4 दिन की बात रह गई है। मेरा घर तो अब यही है न। पुष्पा जी के पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कहा, अब तो माँ पराई हो गई तेरे लिए। शिवानी की आंखें भर आईं। उसने सिसकते हुए कहा, ऐसा मत कहो मम्मी, मैंने तो बस वही किया जो आपने और इस समाज ने मुझे सिखाया था कि विदाई के बाद बेटी का अपना कोई घर नहीं होता। त्याग जब कड़वाहट बन जाए तो अपनों की खुशी भी बोझ लगने लगती है, और वही मन जो कल तक समंदर था आज खुद की लहरों से डरने लगता है। शिवानी के जीवन में अब पति का सम्मान और घर की मर्यादा तो थी, पर जब भी वह अपने मायके की दहलीज लांघती उसे महसूस होता कि वह अब वहां की सदस्य नहीं, महज एक मेहमान है। उधर मायके में भी शिवानी के बदले स्वभाव की चर्चा होने लगी थी। छोटा भाई नितिन कहता, दीदी अब पहले जैसी नहीं रही, वो अब बस 2 मिनट में अपनी बात खत्म कर देती हैं। मिताली ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, शायद दीदी ने अपने अरमानों को किसी संदूक में बंद कर दिया है, अब वो बस जिम्मेदारियों का बोझ ढो रही हैं। एक शाम जब सन्नाटा गहरा था, राघव ने धीरे से पूछा, भाभी आपकी हंसी में वो जान क्यों नहीं है जो पहले हुआ करती थी? शिवानी की आंखों में एक दर्द लहरा गया। राघव, कभी कभी मुस्कान सिर्फ एक आदत बन जाती है। मैंने अपनों के लिए अपनी खुशियां कुर्बान की थीं, वो गलत नहीं था, पर आज लगता है कि यह वो जीवन नहीं है जो मैंने कभी चाहा था। राघव निशब्द रह गया, पर तभी ससुर योगेश जी ने माहौल को संभाला। बहू, तूने इस घर के अधूरेपन को अपनी ममता से भर दिया है। अब बस एक किलकारी की गूंज इस घर को पूरा कर देगी। अक्टूबर की वो सुनहरी सुबह आई जब शिवानी की पूजा के दौरान उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। दीपक ने उसे सहारा दिया और अस्पताल ले गया। जब डॉक्टर ने मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप मां बनने वाली हैं, तो दीपक की खुशी का ठिकाना न रहा। शिवानी को भी लगा जैसे ईश्वर ने उसके खालीपन को भर दिया हो। पूरे घर में मिठाई बांटी गई, जश्न का माहौल था। लेकिन असली तनाव तब शुरू हुआ जब पुष्पा जी ने फोन पर अपनी इच्छा जाहिर की, दीपक बेटा, शिवानी की देखभाल के लिए मैं मिताली को कुछ दिनों के लिए भेज रही हूँ। दीपक ने जब यह बात शिवानी को बताई तो वह खुशी से उछलने के बजाय उखड़ गई। दीपक, क्या माँ की हर बात मानना आपके लिए जरूरी है? मिताली नौकरी करती है, उसे अपनी आजादी मुबारक हो, मुझे उसकी जरूरत नहीं है। दीपक हैरान रह गया, पर शिवानी, वो तुम्हारी सगी बहन है, इसमें नाराजगी कैसी? शिवानी की आवाज में एक अजब की तल्खी थी, यह महज 2-4 दिन की बात नहीं है दीपक। माँ हमेशा से चाहती थी कि मिताली भी इसी घर के किसी हिस्से से जुड़ जाए, और मैं उसे यहाँ नहीं देख सकती। शिवानी का यह रूप दीपक के लिए बिल्कुल नया था। वह समझ नहीं पा रहा था कि जो शिवानी कल तक सबकी फिक्र करती थी, आज उसकी आंखों में अपनी ही बहन के लिए इतनी नफरत और जलन कहां से आ गई। जब मन में असुरक्षा घर कर जाती है तो अपनों का साथ भी साया लगने लगता है। दीपक ने बहुत ही सरल मन से कहा था, शिवानी, मैंने सोचा कि तुम्हारी हालत में किसी अपने का साथ तुम्हें हौसला देगा। पर शिवानी की आवाज में एक अजब की कड़वाहट थी। अपनी मिताली नौकरी पेशा है दीपक, उसे अपनी आजादी प्यारी है, और फिर मैं अकेली काफी हूँ। दीपक की आंखों में हैरानी थी, पर वह तुम्हारी सगी बहन है, इसमें नाराज होने जैसा क्या है? शिवानी ने पहली बार अपने मन का जहर उगल दिया, यह महज 2-4 दिन की बात नहीं है। दीपक, मैं मम्मी के मन की बात समझती हूँ। वह चाहती हैं कि मिताली यहाँ अपना घर बसा ले और यहीं की होकर रह जाए, और मैं यह कभी नहीं होने दूंगी। दीपक निशब्द रह गया। उसने चर्चा वहीं खत्म कर दी, पर हवाओं में तनाव की एक लकीर खींच गई।
कुछ दिनों बाद मिताली आई। वही पुरानी चुलबुली मिताली, पर अब उसके व्यक्तित्व में एक आत्मनिर्भरता की चमक थी। उसने दीदी का ख्याल रखने में कोई कसर नहीं छोड़ी, पर शिवानी का व्यवहार उसके प्रति बर्फीला रहा। कुछ दिनों में मिताली की विदाई का दिन आ गया। रेलवे स्टेशन पर जब राघव उसे छोड़ने गया तो दोनों के बीच एक अनकही खामोशी थी। मिताली ने बस खिड़की से राघव को देखा और एक हल्की मुस्कान दी। उस मुस्कान में राघव ने हजारों अनकहे सवाल पढ़ लिए। मिताली जब मायके पहुंची तो पुष्पा जी ने उत्सुकता से पूछा, सब ठीक रहा न? मिताली ने नजरें झुकाकर कहा, हाँ माँ, सब ठीक है। लड़का हीरा है, नौकरी अच्छी है, पर क्या वे हमें स्वीकार करेंगे? उन्हें क्या पता था कि शिवानी के मन की दीवारें उनके इस सपने को पहले ही एक काल कोठरी में बंद कर चुकी हैं। दूसरों के चिराग बुझाने की कोशिश में अक्सर इंसान अपने ही घर का उजाला खो देता है। पुष्पा जी ने बड़ी उम्मीद से शिवानी के सामने मन की बात रखी, बेटी, तू तो उस घर की लक्ष्मी है। अगर तू कोशिश करे और मिताली का हाथ राघव के लिए मांग ले तो दोनों बहनें एक ही आंगन में राज करोगी। पर इन शब्दों ने शिवानी के भीतर ममता नहीं बल्कि ईर्ष्या की आग सुलगा दी। बचपन से ही मिताली की सुंदरता और आत्मविश्वास के साये में दबी शिवानी को लगा कि यदि मिताली उसकी देवरानी बनकर आ गई तो शिवानी का अपना वजूद खत्म हो जाएगा। उसने तुरंत अपने पिता को टोकते हुए कहा, पापा, यह मुमकिन नहीं है। राघव का स्तर बहुत ऊंचा है और उनके घरवाले कहीं और रिश्ता देख चुके हैं। आप दोबारा यह बात मत निकालिएगा, वरना मेरी ससुराल में बेइज्जती होगी। उधर राघव ने साहस जुटाकर अपने पिता योगेश जी से कह दिया था कि वह मिताली को पसंद करता है। योगेश जी गदगद थे। इससे बेहतर क्या होगा कि दोनों बहनें हमारे घर की बहुएं बने। लेकिन शिवानी ने यहाँ एक जहरीली चाल चली। उसने ससुर जी से झूठ बोल दिया, ससुर जी, मिताली की शादी तो पिताजी ने कहीं और पक्की कर दी है। अब बात सामाजिक हो चुकी है, हम पीछे नहीं हट सकते। शिवानी के इस एक सफेद झूठ ने दो जिंदगियों को अलग अलग दिशाओं में धकेल दिया। जल्द ही मिताली की शादी एक बैंक कर्मी से हो गई और राघव ने भी अपने पिता की जिद पर रूपाली नाम की एक घमंडी इंजीनियर से विवाह कर लिया। रूपाली, जो संस्कारों से कोसों दूर थी, उसने आते ही घर को युद्ध का मैदान बना दिया। वह न योगेश जी का सम्मान करती थी और न शिवानी को कुछ समझती थी। वह राघव पर अलग होने का दबाव डालने लगी। जब घर का अपमान असहनीय हो गया तो राघव ने ठहरे हुए स्वर में कहा, जहाँ सम्मान नहीं वहाँ प्रेम का कोई स्थान नहीं। यह रिश्ता 6 महीनों के भीतर तलाक की दहलीज तक पहुँच गया। योगेश जी टूट गए और दीपक का मन राख हो गया। शिवानी आज उस घर की अकेली रानी तो थी, पर उसके झूठ ने उस आंगन की सारी रौनक छीन ली थी। उसने मिताली को तो दूर रखा, पर अपने हिस्से में सुकून की जगह सिर्फ कलेश और सन्नाटा पाया। दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि ईर्ष्या वह जहर है जिसे इंसान खुद पीता है और उम्मीद करता है कि मरे कोई और। मिताली ने अपनी असुरक्षा और जलन के कारण जो झूठ बोला, उसने न केवल शिवानी और राघव का दिल तोड़ा, बल्कि उसके अपने ही घर की सुख शांति को भी भस्म कर दिया। यह कहानी हमें 3 बड़ी बातें सिखाती है। झूठ की उम्र छोटी होती है। मिताली ने सोचा था कि झूठ बोलकर वह अपनी सत्ता बचा लेगी, लेकिन उसी झूठ ने उसके ससुर की मुस्कान छीन ली और उसके देवर का घर उजाड़ दिया। अपनों की खुशी में अपनी खुशी अगर मिताली ने अपनी बहन शिवानी को गले लगाया होता और उसे उस घर की बहू बनने दिया होता, तो आज उस घर में रूपाली का घमंड नहीं, बल्कि शिवानी का प्यार और 2 बहनों की अटूट ताकत होती।
ईर्ष्या का फल दूसरों के रास्ते में कांटे बिछाने वाले अक्सर भूल जाते हैं कि वापस लौटते वक्त उन्हीं कांटों पर उन्हें खुद भी चलना पड़ेगा। मिताली आज उस घर की अकेली मालकिन तो थी, पर वह घर अब खुशियों का नहीं बल्कि पछतावे और सन्नाटे का कब्रिस्तान बन चुका था। अंत में बस इतना ही, रिश्ते सलीके से निभाए जाएं तो वरदान है, और अगर उनमें जलन का जहर घुल जाए तो वो इंसान को जीते जी मार देते हैं। दोस्तों, आज की प्रेरणादायक कहानी आपको कैसी लगी? कल फिर मिले के एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।